नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल अवधि क्लासेज में, जिसमें हम आपको बीपीएससी 4.0 के इम्पोर्टेंट टॉपिकों के बारे में आपको वीडियो दे रहे हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंटों में हम आपसे या पिछले वीडियो में हमने इकोलॉजी इकोसिस्टम में, आर्द्र भूमियों में या रामसर सम्मेलन तक हमने बात कर चुकी है। जैसा कि आप पहला पॉइंट देख रहे हो, इस जगह तक हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, ठीक है ना। देखिए, ये वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया था। इस पॉइंट में हमें क्या समझ में आता है, तो उस बात में हम यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक 2 फरवरी को मनाया जाता है और 1971 में इसी दिन रामसर सम्मेलन को अपनाया गया था। हालांकि पहला विश्व आर्द्र भूमि दिवस 1997 में मनाया गया, ठीक है ना। ये हमारा लास्ट पॉइंट रहा था। अब चर्चा करते हैं भारत में आर्द्र भूमि का वितरण कैसे हुआ। वितरण, भारत में कुल आर्द्र भूमि क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.63% है। भारत में आंतरिक आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र तटीय आर्द्र भूमि के भौगोलिक क्षेत्र से ज़्यादा है। क्या है, जो आंतरिक आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र है वो तटीय आर्द्र भूमि के भौगोलिक क्षेत्र से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र वेम्बनाड कॉल केरल का है, जो वेम्बनाड झील है उसका है। सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात है। पॉइंट समझ में आए, नोट डाउन करें। तो यहाँ से हम ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंटों में आपके लिए बता सकते हैं। देखना एक बार, सबसे ज़्यादा ये पॉइंट है ना, वेम्बनाड झील वाला, और सर्वाधिक गुजरात। भारत में 1982 में, कब, 1982 में रामसर समझौते का सदस्य बना। भारत कब बना रामसर समझौते का सदस्य? 1982 में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान चिल्का झील को आर्द्र भूमि में शामिल किया गया, है ना। इस पॉइंट में तो लिखा हुआ है कि अब तक 26 स्थलों को आर्द्र भूमि में शामिल कर लिया गया है, लेकिन अगर 2024 की बात करें तो 2024 मार्च तक भारत में कुल 80 रामसर साइटें हैं। कितनी हैं? 80, है ना। जिसमें से कहें तो जनवरी तक 5 नई साइटें और आई थी। कितनी आई थी? 5 नई, ठीक है ना। उनकी भी हम चर्चा कर लेंगे। तो टोटल अभी तक भारत में कितनी रामसर साइटें हैं? 80 रामसर साइटें हैं, ठीक है ना। याद रहेंगी सारी चीज़ें। चलिए, इनलैंड भूमि आर्द्र भूमि कितनी है? 23%, ठीक है ना। सॉरी 43%। कितनी है? 43%। इनलैंड आर्द्र भूमि मानव निर्मित 30%, कोस्टल आर्द्र भूमि 24% और कोस्टल आर्द्र भूमि मानव निर्मित 3%, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से 2-3 पॉइंट और हम नोट कर लेते हैं। भारत में 2 स्थल हैं मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान 1990, है ना, और लोकटक झील 1993। कब शामिल किया गया? 1993 में, ठीक है ना। चलिए, अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की चर्चा कर ली जाए तो भारत में वर्तमान में 2 सबसे पहले जो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल किए गए वो केवलादेव राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर, ठीक है, 1990 1993, है ना। और उधर ही चिल्का झील को भी मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड शामिल 1993 में किया। कब किया गया? 1993 में। अगले पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो भारत में 26 आर्द्र भूमियाँ हैं। कितनी है? 26। ये कब का पॉइंट है? कोई पुरानी बुक है जिसका हमारे पास PDF है ना। दृष्टि की कहें तो क्विक बुक है, उस बुक का हमारे पास PDF है। तो उसमें कितने की चर्चा की गई? 26 की। लेकिन हमने अभी क्या बताया, टोटल कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं भारत में? टोटल भारत में 80 रामसर साइट हैं। कितनी है दोस्तों? 80 रामसर साइट है, ठीक है ना। अभी साथी हमारी वीडियो को हम आशा कर रहे हैं कि आपको वीडियो पसंद भी आएगी। इसके जस्ट पहले वाली वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है ना। हमारे सभी साथी बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं। तो आपको जो भी डाउट बनते हैं, आपका जो भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आया, स्पेशल टू BPSC PRT 4.0 एंड री एग्जाम वाले जितने भी हमारे साथी हैं, वो सभी साथी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आपकी समझ में नहीं आया है या जो आपको नहीं आता है या जो आपसे एग्जाम में नहीं बना, ठीक है ना। चलिए, भारत में कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं? अच्छा, एक पॉइंट और, इसके जस्ट बाद हम एक नए टॉपिकों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार क्या क्या होते हैं, है ना। प्रकार क्या है? प्रकार में भी पोषण स्तर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद हम जो भी आपके पिरामिड होते हैं, पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा पिरामिड? ऊर्जा पिरामिड, है ना। और तालाब का पिरामिड, कौन सा पिरामिड होता है जो उल्टा होता है, कौन सा सीधा होता है। उसके बाद हम एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें जैव भू रसायन चक्र के बारे में बात करेंगे, गैसीय चक्र के बारे में बात करेंगे, है ना, अवसादी चक्र के बारे में बात करेंगे। इन सारे पॉइंटों पे हम पॉइंट बाई पॉइंट बहुत तरीके से बात करेंगे आपसे, है ना। तो सभी साथी हमारे वीडियो को जरूर एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। वॉल्यूम में दिक्कत हो, वीडियो क्वालिटी में कोई परेशानी आ रही हो, सारी चीज़ें हमें बताएं। हम आपके लिए हर चीज़ को बढ़िया तरीके से करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और जैसे कि जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी की बात करें, है ना,
उसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेड डाटा बुक की, संकटग्रस्त प्रजातियां, है ना, इन सारे पॉइंटों की हम आपसे जरूर बीपीएससी का एग्जाम होने से पहले क्या मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए ये वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। ओजोन क्षरण के बारे में, अम्लीकरण के बारे में, अम्ल वर्षा के बारे में, कार्बन फुटप्रिंट के बारे में, है ना, कार्बन क्रेडिट के बारे में, कार्बन ट्रेंडिंग के बारे में, ये सारी चीज़ें हम आपका ईवीएस में कहें तो ईवीएस स्पेशल ईवीएस में, बीपीएससी पीआरटी में और जूनियर में जहाँ भी आपकी ईपीएस आती है, हम एक भी नंबर का पॉइंट आपसे नहीं छोड़ने देंगे, ठीक है ना। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सारे पॉइंट बताए जाएं, ठीक है साथियों। चलिए अब देखिए, इसी रामसर साइट की बात कर ले तो फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रामसर साइट का 2 फरवरी 1971, कब, 1971 ईरान के रामसर शहर में हुए थे, है ना। भारत कब शामिल हुआ, भारत 1982 में शामिल हो गया। वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट हैं, वर्तमान में भारत में 80 रामसर साइट हैं, जिसमें 16 रामसर साइट तमिलनाडु में है सबसे अधिक, और 10 रामसर साइट यूपी में है। उड़ीसा और पंजाब में 6 रामसर साइट हैं। कितने हैं, उड़ीसा और पंजाब में 6 रामसर साइट है ना। चलिए उसके बाद अगर हमारे साथी अगर ये चाहते हैं कि हम आपको 80 के 80 रामसर साइट के बारे में चर्चा करें, तो हम आपको एक इंपॉर्टेंट बता देते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से सुनना। जैसे कि अष्टामुड़ी वेटलैंड केरल में है, ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में है, भीतरकनिका ओडिशा में है ना, भोजताल मध्य प्रदेश में है, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है, चिल्का झील ओडिशा में है, दीपौरबिल असम में है, पूर्वी कोलकाता वेटलैंड पश्चिमी बंगाल में है, हरिके वेटलैंड पंजाब में है, होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर में है, कांजाली वेटलैंड पंजाब में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, और लोकटक झील मणिपुर में है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है ना। और इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो रेडका झील हिमाचल प्रदेश में, रोपड़ वेटलैंड आपका पंजाब में है, ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और तोसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स लद्दाख में है, थौलस झील गुजरात में है, एक और है आपका परनीरा के नाम से है, वो आपका उत्तर प्रदेश में है, हैदरपुर उत्तर प्रदेश में है, पिचवर मैग्रम गुजरात में है, साक्षी सागर मध्य प्रदेश में है, सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में है ना, और सुंदरबन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में है, बुलरसी जम्मू कश्मीर में है, और बेमनाड आपका केरल में है, ठीक है ना। ये सारे जो इंपॉर्टेंट हैं वो हमने आपको बता दिए, ठीक है। चलिए देखिए, अब कहें तो पारिस्थितिकी तंत्र में इसी में अगर अगला पॉइंट है मानव निर्मित वन, तो मानव निर्मित वन कौन से होते हैं, इसमें पेड़ों के खाली भूमि, निजी भूमि, ग्राम पंचायत की भूमि, सड़क के किनारे किसी एक भूमि पर लगाए जाना शामिल है। वृक्षारोपण फल, तेल, रबर, काफ़ी, इमारती लकड़ी ईंधन के लिए प्रयुक्त लकड़ी आदि के लिए भी किया जाता है। वृक्षारोपण मृदा अपरदन को रोकने, वृक्षों का रोपण इसलिए किया जाता है मृदा अपरदन को रोकने, मृदा की उर्वरता में वृद्धि के लिए भी किया जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, कौन से, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। ये वन अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। यह उन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। औसत वार्षिक वर्षा तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होती है या ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। उष्ण कटिबंधीय वनों में सघन कहें तो घने एवं बड़े पत्तों वाले वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है, ठीक है ना। चलिए, है ना, इनमें पाए जाने वाली वृक्षों की प्रजातियां कौन कौन सी हैं, रोजवुड, महोगनी एंड एबनी, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को पर्णपाती वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि गर्मियों के मौसम में लगभग 6 से 8 हफ्ते में इन वनों के वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्या करते हैं, इनके जो ये जो वृक्ष होते हैं वो 6 से 8 हफ्तों में अपने पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पर्णपाती वन कहा जाता है। कैसे वन कहा जाता है दोस्तों, पर्णपाती वन कहा जाता है ना। भारत में, संपूर्ण भारत में एक प्राकृतिक आवरण का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं ये वन लगभग संपूर्ण भारत में एक प्राकृतिक आवरण का निर्माण करते हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां 70 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में 70 से 200 सेंटीमीटर तक, है ना। और आपके क्या नाम है, इसमें स्पेशली 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर, फिक्स 200 सेंटीमीटर, यहाँ 70 से 200 तक होती है, ठीक है ना। अच्छा जी, आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन कहाँ पर होते हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों हिमालय के गिरपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों, उड़ीसा में पाए जाते हैं। सागवान, सील, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष होते हैं, ठीक है ना। चलिए
अगला पॉइंट देखते हैं, मैग्रो वन देखते हैं या उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन देखते हैं। कौन से होते हैं? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। ए दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र में शामिल है। ठीक है ना। उधर ही हम बात करें तो पर्वतीय वनों की बात करते हैं। पर्वतीय वन आप जानते हो कहाँ पर पाए जा सकते हैं? ये पर्वत वाले हिमालय वाले रीजन में मैप बनाए तो मैप में हमारे से ये समझ में आता है, इस हिमालय वाले रीजन में यहाँ पर्वतीय वन पाए जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं। मैंग्रोव वन किसे कहा जाता है? तो मैंग्रोव वन में हम भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र व अनूप आवास पाए जाते हैं। इसके 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र है। कितनी? 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र है। उड़ीसा में चिल्का और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के, या हमने अभी भी बात करी थी आर्द्र भूमियों के बारे में, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और उड़ीसा का चिल्का झील है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है। चलिए डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन वनोन्मूलन में व्यापक अर्थ वाला शब्द है जिसके अंतर्गत पेड़ों की कटाई की जाती है, जिसमें पेड़ों को क्या किया जाता है? कटाई की जाती है। और उसमें स्पेशली वो चीज़ भी शामिल है जब पेड़ों की बार बार काट छाट भी की जाती है ना। पेड़ों को छाटना काटना ये सब किसमें शामिल होता है? डिफॉरेस्टेशन में। अगली बात की चर्चा करें तो पेड़ों का गिरना, जंगल की सफाई, मवेशियों का चरना और नए पौधों के साथ छेड़छाड़ करना सब कुछ सम्मिलित होता है डिफॉरेस्टेशन में। डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या क्या है तो हम पॉइंट में ही समझ लेते हैं। वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन, किसमें? वन की जो भूमि होती है उसका कृषि भूमि में परिवर्तन, है ना। ये आज भारत में असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, नागालैंड 8 राज्यों में स्थानांतरित खेती की विधि प्रयोग की जाती है ना। अच्छा, स्थानांतरित या झूम कृषि, झूम कृषि की तो हम पहले से जानते हैं। झूम कृषि कैसी होती है? जो स्थानांतरित कृषि होती है उसे झूम कृषि कहते हैं। ठीक है ना। वनों का चरागाहों में परिवर्तन होना, जलवान लकड़ी की मांग, है ना। कैसी? जो जलने वाली लकड़ी है उसकी मांग इसलिए तो हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन होने का कारण क्या है? लकड़ी की मांग ही तो है, औद्योगिक और व्यवसायिक उपयोग के लिए लकड़ी, है ना। अच्छा जी, इसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? ये भी एक पॉइंट, शहरी तथा विकास परियोजना, वनाग्नि, है ना। ये पॉइंट आप डायरेक्टली समझ सकते हो, और नहीं समझ सकते हो तो आप 2 मिनट वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या कर सकते हो? पॉज करने के साथ आप पढ़ भी सकते हो, है ना। इसके प्रभाव क्या होते हैं? डिफॉरेस्टेशन के प्रभाव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मृदा अपरदन और आकस्मिक बाढ़ आ सकती है। जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, है ना। जैव विविधता में कमी होगी और मरुस्थलीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मरुस्थलीकरण भी हो जाएगा। ये इसके प्रभाव हैं। तो जो हमारा ये पॉइंट था इकोलॉजियम इकोसिस्टम वाला, तो ये पॉइंट तो हमारा यहाँ समाप्त हो जाता है ना। इसके बाद हम नए वीडियो पर चर्चा करेंगे। वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसमें हम पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार के बारे में, जिसमें पिरामिड के बारे में, है ना, ऊर्जा स्तर के बारे में, खाद्य श्रृंखला के बारे में, इन सभी टॉपिकों पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से चर्चा अवश्य करेंगे। तो सभी साथी हमारे, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और जो भी साथी हमारे बीपीएससी पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं या उनका एग्जाम है 3.0 री एग्जाम वाले या 4.0 वाले, है ना, अगर आपको ईवीएस और हिस्ट्री, है ना, और जियोग्राफी और पॉलिटी, अगर कहीं से भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं, है ना। कमेंट में ज़रूर बताएं क्या समस्या है, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, और कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं, है ना। जो भी टॉपिक हो हम आपसे ज़रूर चर्चा करेंगे। आप हमें ज़रूर एक बार बताइए कौन कौन से टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, या जो टॉपिक आपके रह गए हैं और कहीं से आपको टॉपिक मिल नहीं रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें आप हमें बताइए ज़रूर कमेंट में, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। तो सभी साथी हमारे एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।